लालू यादव के राज में बिहार का लैंड फॉर जॉब घोटाला सामने आया था, जो आज भी सुर्खियों में रहता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसको खुद हाईकोर्ट ने चौंकाने वाला घोटाला बताया है। लेकिन इसके लपेटे में सरकार नहीं, बल्कि चाचा भतीजे आए हैं, जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लैंड फॉर जॉब घोटाले की तरह ही उत्तर प्रदेश में एक भर्ती घोटाले ने सबकी नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के लिए 186 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 2020-21 में इसके लिए 2 राउंड की परीक्षा कराई गई। असली खेल उसके बाद हुआ। इन नौकरियों का 5वां हिस्सा उन अभ्यर्थियों को मिला जो विधानमंडल से जुड़े अधिकारियों के रिश्तेदार थे और इन्हीं अधिकारियों की निगरानी में परीक्षा आयोजित की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे चौंकाने वाला घोटाला करार दिया है और अधिकारियों की निष्ठा और भाई भतीजावाद पर सवाल उठाया। इन नौकरियों के लिए करीब 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। विधानसभा और विधान परिषद में खाली 186 पदों पर हुई भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला गरमाने लगा है। प्रदेश के प्रशासनिक महकमे में इसे हाईकोर्ट की तरफ से घोटाले का नाम दिए जाने के बाद चर्चा गहरा गई है। दरअसल यूपी विधानसभा की 186 पदों पर हुई नियुक्ति में हर 5वें कैंडिडेट के वीवीआईपी के रिश्तेदार होने का मामला सामने आया है, जिसने सियासी बाजार को गरमा दिया है। ये नियुक्तियां कम से कम 15 समीक्षा अधिकारियों यानी आरओ के पदों से संबंधित है। इसके अलावा 27 सहायक आरओ जूनियर पद पर भी नियुक्ति हुई है। आरओ एक राजपत्री पद के बराबर है, जिसका सैलरी बैंड 47,600 से 1,51,100 रुपए है। एआरओ का वेतन मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,400 रुपए है। इन नियुक्तियों पर उठे सवालों ने सरकार की नीति को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से इससे जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। 2 चरणों में निकली नियुक्ति। हाईकोर्ट के अभिलेखों में भर्ती को लेकर विवरण पेश किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश परिषद सचिवालय की तरफ से 17 और 27 सितंबर 2020 को 99 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया। 22 नवंबर 2020 को प्रारंभिक परीक्षा और स्थानीय विवाद के कारण 29 नवंबर को गोरखपुर के लिए दोबारा परीक्षा हुई। मुख्य परीक्षा 27 और 30 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई और इस परीक्षा का नतीजा जो है 11 मार्च 2021 को आया। यूपी विधानसभा सचिवालय की तरफ से दिसंबर 2020 में 87 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया। 24 जनवरी 2021 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया और 27 फरवरी 2021 को मुख्य परीक्षा और 14 मार्च 2021 को टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया गया। इस परीक्षा का परिणाम 26 मार्च 2021 को जारी किया गया। इन परीक्षाओं में करीब 2.5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती एजेंसी पर उठा सवाल। अदालती रिकॉर्ड से पता चलता है कि विधानसभा भर्ती का ठेका ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस यानी BECIL को दिया गया था और ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। BECIL ने TSR डेटा प्रोसेसिंग को काम पर रखा। BECIL के वरिष्ठ प्रबंधक अविनाश खन्ना ने कहा कि हमने विधानसभा सचिवालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और हमने इसे आगे बढ़ा दिया। हम इस समय और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि परिषद ने राघव को अपनी भर्ती का काम सौंपा था। हालांकि सचिवालय ने परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता का हवाला देते हुए अदालत में फर्म का नाम नहीं बताया। विधानसभा सचिवालय के लिए सेलेक्ट लोगों की एक कथित लिस्ट एक अन्य याचिकाकर्ता विपिन कुमार सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में पेश की गई थी। विपिन एक असफल उम्मीदवार भी थे। विपिन कुमार सिंह ने अपने सूत्रों से हासिल OMR आंसर शीट और टाइपिंग शीटों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि योग्यता अंकों में हेराफेरी की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि परिणाम कभी भी बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुले तौर पर घोषित नहीं किए गए थे। ना तो परिणामों की तारीख का खुलासा किया गया और ना ही उम्मीदवारों की सूची। विधानसभा सचिवालय ने हाईकोर्ट को बताया कि फाइनल रिजल्ट परिणाम प्रतिवादियों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए आखिरी लिस्ट विधानसभा सचिवालय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाई गई। जांच में आए मामले। इंडियन एक्सप्रेस ने रिकॉर्ड की जांच की।
उन लोगों का इंटरव्यू लिया जो अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े 2 सचिवालयों के लिए चुने गए 38 उम्मीदवारों का पता लगाने में शामिल थे। यूपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एच.एन. दीक्षित के पीआरओ को विधान परिषद में एक नया पद विशेष कार्यकारी अधिकारी बनाकर नियुक्त किया गया और इस संबंध में एच.एन. दीक्षित ने कहा कि वो मेरे साथ थे और बाद में उन्हें परिषद यानी सचिवालय में नियुक्त किया गया। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। पीआरओ के भाई का भी विधानसभा में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ और इस संबंध में एच.एन. दीक्षित ने कहा, मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता। उनकी देखरेख में हुई भर्ती के बारे में पूछे जाने पर पूर्व भाजपा विधायक और 2017-22 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे एच.एन. दीक्षित ने कहा, यह हमारी तरफ से अनुमोदित एक एजेंसी की ओर से आयोजित किया गया था। हालांकि मेरी भूमिका सीमित थी और मामला अब अदालत में है। मेरे किसी भी करीबी रिश्तेदार को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। अधिकारियों के संबंधियों की नियुक्ति। यूपी संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह के बेटे और बेटियों को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्त किया गया और इस मामले में जयप्रकाश सिंह ने कहा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे के 4 रिश्तेदारों की भी नियुक्ति हुई और उनके 2 रिश्तेदारों जिनमें चचेरे भाई के बेटे आरओ और एआरओ विधानसभा और 2 अन्य रिश्तेदार जिनमें चचेरे भाई और मामा के बेटे आरओ परिषद में नियुक्त हुए। इस बारे में प्रदीप दुबे ने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। मेरे लिए इस पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह के बेटे को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्ति मिली। इस मामले में राजेश सिंह का कहना है कि दुबे जी ने आपसे बात की है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वहीं पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह के भतीजे को सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ विधान परिषद के पद पर नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह 2017 से 2019 तक राज्य मंत्री और 2019 से 2022 तक भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क नहीं किया गया। उनके परिवार के एक सदस्य ने बताया कि उनका चयन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। यूपी कानून विभाग पूर्व प्रमुख सचिव और उप लोक आयुक्त रहे दिनेश कुमार सिंह के बेटे को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्त किया गया। बाद में बेटे को विकलांग व्यक्ति यानी पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत निचली अदालतों में न्यायाधीश के रूप में चुना गया। दिनेश कुमार सिंह ने इस संबंध में कहा कि उनकी नियुक्ति यानी विधानसभा सचिवालय में मेरी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अब न्यायिक अधिकारी हैं। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के पूर्व ओएसडी अजय कुमार सिंह के बेटे को समीक्षा अधिकारी विधानसभा पद पर नियुक्त किया गया। इस मामले में अजय कुमार सिंह ने टिप्पणी नहीं दी। विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह के बेटे और भाई को विधानसभा एआरओ पद पर नियुक्ति दी गई। उन्होंने पूर्व मंत्री और सपा नेता शिवपाल यादव के साथ काम किया है। इस मामले में धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी जनेंद्र सिंह यादव उर्फ नीटू यादव के भतीजे को आरओ विधानसभा पद पर नियुक्ति मिली। इस मामले में नीटू यादव ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। चुने गए लोगों में 2 भर्ती फॉर्मों के मालिकों के रिश्तेदार शामिल हैं। राभव के मालिक राम प्रवेश यादव की पत्नी को भी यहां पर नियुक्ति मिली और राम प्रवेश यादव के पिता शंभू सिंह यादव के भाई हैं जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में उप लोक आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। राम प्रवेश की पत्नी को आरओ परिषद पद पर नियुक्ति मिली है। शंभू सिंह यादव ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग के निदेशक रामवीर सिंह के भतीजे भतीजी और बहनोई को भी एआरओ विधानसभा पद पर नियुक्ति मिली है। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग के निदेशक सत्यपाल सिंह के भाई को एआरओ विधानसभा पद पर नियुक्ति मिली है। रामवीर, सत्यपाल और राम प्रवेश यादव ने बार बार अनुरोध का जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी। यूपी विधानसभा भर्ती के मामले में 2021 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी और 18 सितंबर 2023 को 2 याचिकाओं को जोड़ते हुए इस मामले को जनहित याचिका में बदलने और सीबीआई जांच का आदेश दिया। 2 न्यायाधीशों की पीठ ने बाहरी एजेंसियों को शामिल करने के तरीके की आलोचना की। हाईकोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि दोनों निजी फर्मों के मालिकों को पहले भी एक अन्य भर्ती में कथित हेराफेरी के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। मामला अभी भी लंबित होने के कारण वो जमानत पर हैं। हाईकोर्ट ने नियमों में संशोधन का हवाला देते हुए तीखी टिप्पणी की। इससे ये घोटाला हुआ है कि सचिवालयों के लिए भर्ती 2016 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से की जाती थी। जब विधानसभा ने नियम में संशोधन किया 2019 में परिषद की ओर से इसे
स्वयं संचालित करने का निर्णय लिया। नियमों में संशोधन के समय परिषद के अध्यक्ष पूर्व सपा एमएलसी रमेश यादव ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कहकर टिप्पणी नहीं की। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ये देखकर आश्चर्य हुआ है कि नियमों में संशोधन क्यों किया गया। परीक्षा एजेंसी को हटाकर चयन समिति की ओर से निर्धारित नियम को दरकिनार करके बाहरी एजेंसी के लिए निर्णय काफी चौंकाने वाला था। कोर्ट ने कहा कि बाहरी एजेंसियों की पहचान करने की प्रक्रिया पर संदेह हुआ है। कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसे स्पष्ट विवरण मिले हैं जो प्रथम दृष्टया कोर्ट को वर्तमान मामले में बाहरी एजेंसी की पहचान के संबंध में एक निष्पक्ष एजेंसी की तरफ से प्रारंभिक जांच के लिए संतुष्ट करते हैं। इसे सार्वजनिक सेवा में भर्ती का कार्य सौंपा गया है। कोर्ट ने कहा है कि हमारी नजर में निष्पक्षता की कसौटी पर समझौता नहीं किया जा सकता है। कोर्ट में हुई थी सुनवाई। 3 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट ने विधान परिषद की तरफ से दायर एक समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय ने मूल अभिलेखों का अवलोकन करके स्वयं ही लगाए गए आरोपों के सार पर अपनी प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज कर ली है और अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब कोर्ट के तथ्यों के पूरे दायरे से पाया यह है कि भर्ती घोटाले से कम नहीं है। इसमें सैकड़ों भर्तियों को अवैध रूप से और गैर कानूनी तरीके से एक बाहरी एजेंसी की ओर से भर्ती किया गया है, जिसकी विश्वसनीयता कम है। इस बीच सीबीआई ने एक प्रारंभिक जांच दर्ज की और भर्ती से संबंधित कुछ अभिलेखों को अपने कब्जे में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2023 को स्थगन जारी नहीं किया। सूत्रों का दावा है कि परिषद ने राजभव को अपनी भर्ती का काम सौंपा था। हालांकि सचिवालय ने परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता का हवाला देते हुए अदालत में फर्म का नाम नहीं बताया। अब सोच कर देखिए, जब नेताओं के करीबियों को ही सारी नौकरियां मिल गईं, तो जो लोग इसके योग्य थे वो क्या करेंगे। इसलिए इस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।